अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 वेक्टर्स। आज हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम दो क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। उसमें से एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे बयान करने के लिए हमें सिर्फ एक रियल नंबर की जरूरत होती है और एक यूनिट की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे टाइम 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये देखिए टाइम है, ये रियल नंबर है, ये यूनिट है इसका। इसी तरह टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 40 रियल नंबर है, सेंटीग्रेड उसका यूनिट है। इसी तरह बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल ली जा सकती हैं, जिसमें हमारे पास मैस आ जाता है, वॉल्यूम आ जाती है, लेंथ आ जाती है, स्पीड आ जाती है। ठीक है, इस तमाम की तमाम क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें बयान करने के लिए हमें सिर्फ एक रियल नंबर की जरूरत है और एक उसके यूनिट की जरूरत है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, इसलिए ये वेक्टर है। ठीक है, और इसी तरह जो वेलोसिटी है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए वो भी वेक्टर है। और इसी तरह एक्सेलरेशन। इसके अलावा भी एग्जांपल ली जा सकती है वेक्टर्स की। ठीक है, वेट हो गया हमारे पास, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम इसके एमसीक्यूज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू 1 देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ 2i minus 3j plus k is square root 16, square root 15, square root 14, square root 13। मैग्नीट्यूड क्या होती है? कोई भी वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड का मतलब होगा उस वेक्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो समटाइम हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए लेंथ ऑफ वेक्टर का वर्ड भी यूज करते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, अब फाइंड किस तरह से किया जाता है? अच्छा, सबसे पहले तो आपके देखें, जो भी आपको वेक्टर गिवन है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है एक वेक्टर गिवन है, यहाँ जो आई जे के आपको नजर आ रहे हैं, ये असल में डायरेक्शन शो कर रहे हैं। आई कंपोनेंट जो आई है वेक्टर, वो शो करता है कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है इस वेक्टर का, और जे शो कर रहा है कि ये जो कोफिशिएंट है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट है। और इसी तरह जो के वेक्टर है इसका जो कोफिशिएंट के शो करता है डायरेक्शन उस कंपोनेंट की जो एक्स जी एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद अब अगर आपने इस वेक्टर की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? लेंथ फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने करना क्या है, ये हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इनके जो कोफिशिएंट है आई जे के, ठीक है, इन डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहे हैं आपने इनका करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करें और ऐड कर देंगे, -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इन तमाम को जो हमारे पास कोफिशिएंट है इनका आपने स्क्वायर लेके ऐड करना, होल स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप देखिए क्या बन गया। इसको कैलकुलेट करना है, सिंपली आपने 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और 1 स्क्वायर 1 होता है। 9 + 1 10, 10 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 14। सो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी भी वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है तो आपने कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, प्लस करना है उनको, और होल स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो लेंथ आपको मिल जाएगी वेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट भी देखें, हमारे पास लेंथ का ही क्वेश्चन है। वेक्टर गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए हमारा प्रोसीजर यही होगा, आपने क्या करना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है, उसके रूट अप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं इसे भी। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आई का कोफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट -2 है, उसका भी स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आया, 4 + 1 + 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9, स्क्वायर रूट 9 आ गया। और स्क्वायर रूट 9 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो अच्छा, वैसे तो स्क्वायर रूट को जब आप वैल्यूएट करते हैं तो आपके पास यहाँ +-3 आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि लेंथ है, और लेंथ हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नॉन नेगेटिव होती है लेंथ, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो +3 यानी ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट MCQ 3, if the terminal point B of the vector AB coincides with its initial point A, then length of vector AB is equals to length of vector BB equals to। अब आप ये देखिए, कोई भी आपके पास वेक्टर है, अगर उसका इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो क्या लेंथ है वेक्टर की? ये जहां था, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हो गया, तो लेंथ इसकी 0 है। ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो लेंथ बनेगी, जब आपके पास वेक्टर का इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो लेंथ 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 4 देखिए। जो वेक्टर गिवन है u और v, और हमें करना क्या है, आपने लेंथ फाइंड करनी है u + v की। तो आपको नजर आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को आपने ऐड करना है।
ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा उसकी आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो किस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, कंपोनेंट वाइज हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। कंपोनेंट वाइज का मतलब क्या है, आइए देखिए, ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। या तो आप अपने वेक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, आई कंपोनेंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, या तो हम अपने वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे अगर वो 3 डायमेंशन में है, या फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और इसमें इस तरह से लिखते हैं, यानी आई वाला कंपोनेंट पहले आएगा, फिर जे वाला और फिर के वाला कंपोनेंट आएगा। इस तरह से लिखा जाता है, दोनों ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमें यू और वी जो है इस फॉर्मेट में गिवन है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपको आसान लगे। जी, वेक्टर यू गिवन है, 1 2 -1, और वी वेक्टर गिवन है कि आपके पास 3 -2 और 1। अब हमने कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। कंपोनेंट वाइज का मतलब ये है कि जो आई का कंपोनेंट होगा वो आई वाले में ऐड होगा, जे वाले के कंपोनेंट में, और के वाला के कंपोनेंट में। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ऐड होगा 3 में, 1 + 3, ठीक है। और इसी तरह 2 किस में ऐड होगा, -2 में, 2 -2 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद ये क्या बन गया, ये 3 बन गया, 2 -2 ये 0 हो गया, और -1 + 1 ये भी 0 हो गया। अब हम इस वेक्टर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने फाइंड किया है u + v। अब u + v की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या देखा था कि आपने कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना है, होल स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो कंपोनेंट का स्क्वायर किया, ऐड किया, होल स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये क्या बना, ये हमारे पास 3 स्क्वायर और ये आपके पास 9 का स्क्वायर रूट, और वो आपके पास 3 आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ फाइंड करनी है, और जो वेक्टर गिवन है वो cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, यहाँ पे जे आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, साइन अल्फा जे प्लस 0 के इक्वल्स टू, इस वेक्टर की हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने का प्रोसीजर हम देख चुके हैं किस तरह से करेंगे, तो फाइंड करते हैं इसकी लेंथ। तो डायरेक्टली हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करें, cos अल्फा का स्क्वायर, प्लस फिर आपके पास जो जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करें, साइन अल्फा का स्क्वायर, प्लस के का कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर करेंगे वो 0 हो गया आपके पास। ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया, 1। सो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1। जी, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। The vector whose initial point is at origin and terminal point is P is called null vector, unit vector, position vector, normal vector। अगर ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को जिसका इनिशियल पॉइंट आपके पास ओरिजिन हो और उसका टर्मिनल पॉइंट कोई पी पॉइंट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई भी पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसा वेक्टर होता है, जो ओरिजिन से इस पॉइंट पी की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो ओ पी वेक्टर बनेगा ये इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट पी गिवन है एक्स वाई, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो ओरिजिन से इस पॉइंट पी की तरफ हो। और अगर हम इस वेक्टर को फाइंड करना चाहें तो आपके पास ये वेक्टर, फॉर एग्जांपल इस वेक्टर को हम पी वेक्टर का ही नाम दे देते हैं, चले। ये जो पी वेक्टर ओपी वेक्टर ओपी बनाएगा ये, ठीक है। इस वेक्टर ओपी को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो आपने करना क्या होता है, सिंपली जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट बन जाएंगे, एक्स आई, ठीक है, और दूसरा प्लस वाई जे, ठीक, ठीक हो गया। अगर ये y कंपोनेंट यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, अब ये कंपोनेंट प्लस के हैं तो ये प्लस आ गया, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर कौन सा होगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और एंडिंग पॉइंट कोई पॉइंट पी हो, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इस पॉइंट पी का। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करना है, पॉइंट गिवन है विच इज -1 2 3। सबसे पहले आप देखें ये पास्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का भी हमने तरीका देखा था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, आप उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपने कंपोनेंट बना देने हैं उस वेक्टर के, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी, उसके जो कंपोनेंट होंगे वो आपके पास क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स उसके कंपोनेंट होंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, लिहाजा इसका जो आई कंपोनेंट होगा वो -1 होगा। और दूसरा
जो j कंपोनेंट होगा वो 2 होगा और इसी तरह जो k कंपोनेंट होगा वो 3 होगा। कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। सिंपली जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो हमारे पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट बन जाएंगे। यानी हमारा जो वेक्टर बना पोजीशन वेक्टर -i प्लस 2j प्लस 3k ये बना। और ये किसमें मौजूद है? माइनस, देखिए पहले वाला तो नहीं हो सकता, इसमें तो सारी प्लस की है, ये नहीं होगा। दूसरा चेक करें ऑप्शन बी में -i प्लस 2j प्लस 3k, हाँ जी ये करेक्ट है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो माइनस आ रहे हैं जबकि हमारे पास दो दो प्लस में है और एक ही माइनस है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसी तरह थर्ड में तो सारे नेगेटिव हैं, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर गिवन है। आप देख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर है। कैसे पता चला? आप देखें यहाँ पे ओ का मतलब यहाँ पे ओरिजिन को शो कर रही है। ये ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है और जिसका एंडिंग पॉइंट जो पहले लिखा वो इनिशियल पॉइंट है, जो बाद में लिखा है वो एंडिंग पॉइंट है, यानी ओ से ए की तरफ है। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और एंडिंग पॉइंट कोई भी पॉइंट पी या ए, जैसे यहाँ पे ए है, ए हो, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर लिहाजा हमें गिवन है ए है, जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमें ये बताना है कि जो वेक्टर ए भी बनेगा उसका क्या बनेगा वेक्टर, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे किस तरह से, अगर आप ये आपके पास किस तरह से होता है। यहाँ अगर आपके पास कोई पॉइंट ए है और यहाँ आपके पास कोई पॉइंट बी है, तो आप ये वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो ए से बी की तरफ है, ठीक है। हम वेक्टर ए भी फाइंड करना चाहते हैं जो ए से बी की तरफ है। तो हम ये किस तरह से फाइंड करते हैं? हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं पॉइंट ए का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं पॉइंट बी का, ठीक है। उसके बाद हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है? यहाँ देखिए आप, जहाँ एक वेक्टर की हेड है उधर दूसरे वेक्टर की टेल आ जाती है। फिर इनको ऐड करने के लिए हमने क्या करना होता है? पहले हम ये वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे ये वेक्टर हमारे पास बन जाएगा ओ, ठीक है। फिर आपने जहाँ इसकी हेड खत्म हुई दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, उसको इसमें ऐड करना। दूसरा वेक्टर कौन सा है? वो ए बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो ये वेक्टर होता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ओ बी। अब आप ये देखें आपको इसमें से कौन सा वेक्टर चाहिए? इसमें हमें चाहिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को यहीं रखें, बाकियों को दूसरी साइड पे ट्रांसफर करें, तो ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है। ओ बी क्या वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है और ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है। यानी ए बी का जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, जो डायरेक्टेड वेक्टर, ये जो हमारे पास वेक्टर है ए बी, ये आपके पास क्या बनेगा? बी माइनस ए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट, वो क्या है कि 9 को देखें। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। नल वेक्टर तो ऐसा होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है आपके पास? जीरो। अच्छा, नल वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो कैसा होगा? ऐसा वेक्टर जिसके तमाम कंपोनेंट जीरो होते हैं, ठीक है। आई कंपोनेंट भी अगर आप उसको 2 डायमेंशन में ले रहे हैं तो जीरो आई प्लस जीरो जे, यानी दोनों आई जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट वो भी जीरो, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट वो भी जीरो। इसी तरह अगर आप इसको 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो आप प्लस जीरो के भी कर देंगे। ऐसा वेक्टर नल वेक्टर होता है जिसके तमाम कंपोनेंट जीरो जीरो होते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अब हमने देखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट वेक्टर को हम नहीं कह सकते कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप उसी वेक्टर को कहेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर हमने देखा है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 है तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको डिनोट करने का तरीका आपके पास क्या होता है? हम ये वेक्टर यू वेक्टर लिखते हैं, उसके ऊपर ये हैट डाल देते हैं तो वो फिर यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि डिनोट किस तरह से करना है। अगर आपको फाइंड करना पड़े किसी वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा? यानी कि आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको उसको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो उस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन में। वो किस तरह से फाइंड किया जाएगा? फॉर एग्जांपल यू वेक्टर है, इसका मैं फाइंड करना चाह रही हूँ यूनिट वेक्टर। डिनोट करने का तरीका क्या होगा? हैट डाल दी। अब फाइंड करें इसको। सबसे पहले आपने वेक्टर लिखना है जिसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं और इसको डिवाइड कर देना आपने इसकी लेंथ से ही। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा? या आपके पास इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो ये देखें 10 में हमें यही बताना है कि अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है तो किसके इक्वल होता है? किसी भी वेक्टर u का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 6।
ये हमें एक वेक्टर गिवन है 2 6 और हमें इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है इनमें से वो बताना है। हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। जब आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो हमने क्या कहा था कि आपने वेक्टर को डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड का क्या तरीका था कि आपने कंपोनेंट का स्क्वायर लेके ऐड करना है और होल स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, या आ गया 2 6 एज इट इज वेक्टर। नीचे लेंथ क्या बनी हमारे पास, 2 स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 6 को का स्क्वायर करेंगे 36 आ गया, 4 प्लस 36 ये आपके पास स्क्वायर रूट में आ गया 2 6, ये आपके पास आया 40। 40 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 4 इंटू 10। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 6 एज इट इज और नीचे 4, इसको हमने लिखा 4 इंटू 10। और आपको पता है 4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ये आपके पास क्या आया 2 6 एज इट इज और नीचे हमारे पास आया 2 स्क्वायर रूट 10। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस 2 को अगर हम डिवाइड करें अंदर जाके, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस वेक्टर को डिवाइड करें इस 2 पे, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आया, और 2 को 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी आपके पास जो वेक्टर बना, अच्छा ये स्क्वायर रूट 10। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को एक बार में ही भी डिवाइड किया जा सकता था। चले हम इस तरह करते हैं, एक मिनट में। ये हमारे पास जो वेक्टर आ गया, इसको इसकी लेंथ पे डिवाइड करते हैं, दोनों कंपोनेंट को बारी बारी लेंथ से डिवाइड करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 10 इस पे भी डिवाइड कर दिया और 6 को भी हमने क्या किया, लेंथ पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 2 से कैंसिल, ठीक है। और यहाँ देखें 2 6 से कैंसिल हुआ, यानी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 10, ठीक है, और 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ये कहाँ मौजूद है, 1 ओवर, ये तो 40 है, 40 नहीं 10 देखें। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 नजर आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे दोनों कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन सी में देखें, ये भी हमारे पास नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है। और ये देखें ऑप्शन डी में हमारा करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 और 3 ओवर स्क्वायर रूट 10, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 12, two vectors are said to be negative of each other if they have the same magnitude and direction and dash direction। अगर आपके पास कोई वेक्टर गिवन है, आपने इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है, तो आपने सिंपली करना क्या होता है, ये देखिए कोई वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, इसका हम नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो वो माइनस ए होगा। ये कैसा वेक्टर होता है, जो नेगेटिव वेक्टर हो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इस वेक्टर के ही इक्वल होते हैं, यानी आपके पास जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वही इसके नेगेटिव की मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन होगा क्या, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जो ए वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर है ए वेक्टर, इसके नेगेटिव वेक्टर को डिनोट करेंगे माइनस ए से, यानी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है वेक्टर को, तो हमें नेगेटिव वेक्टर मिल जाता है। अब ये जो नेगेटिव वेक्टर है इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड और इस ए में वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अगर ए की डायरेक्शन ये थी तो फिर माइनस ए की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस ए की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगी दोनों। तो हमें क्योंकि डायरेक्शन क्या बताना था, मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है parallelogram law of vector addition to describe the combined action of two forces was used by, ठीक है। ये किसने यूज किया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज किया था अरिस्टोटल, ठीक है। किस लिए यूज किया था, टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, अगर दो फोर्सेस है उनका कंबाइंड एक्शन जो है वो उसको बयान करने के लिए इन्होंने यूज किया था। अब हम ये देख लेते हैं कि जो वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ है वो क्या कहते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हो इस तरह से, ये एक वेक्टर v है, ठीक है, और एक वेक्टर हम u ले लेते हैं, ये दो वेक्टर है। अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप देखिए किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको वेक्टर v नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के लिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर v आ गया, इसी तरह आप u वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होगा, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, ये हमें देखना है, हमें u और v वेक्टर को ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड होंगे। अब आप ये देखें हमने इस वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये यहाँ देखें ये आपके पास, अब इस पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, ठीक है। इससे पहले हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया था, हमने देखा था कि अगर एक वेक्टर की जहाँ हेड खत्म हो रही है दूसरे की वहां से क्या हो शुरू हो रही है टेल,
अब हमने इस पे अप्लाई करना है हेड टू टेल रूल। पहले ये वेक्टर लिखते हैं, ये वेक्टर आ गया प्लस, फिर आपने क्या करना है, अच्छा इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा ना, तो वो आपके पास, यानी ये जो रिजल्टेंट है ये इनका रिजल्टेंट है, और ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों वेक्टर के सम के, यानी ये u प्लस v बन जाएगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक। इसको और इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनता है वो ये बनता है, वो क्या होता है u प्लस v। अच्छा ये तो ये डायगोनल हो गया, ये एक पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम में एक तो ये डायगोनल है, एक और इसका डायगोनल होता है जो कि ये डायगोनल होता है। अब अगर हम इसको देखना चाहें इसका क्या बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखिए इस पे अप्लाई करें हेड टू टेल रूल। अच्छा इसे अगर इस डायगोनल को हम इसको ए का नाम दे दें, ए वेक्टर का, ठीक है। अब आप देखें कि इसके ये किसके इक्वल होगा, पहले हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, देखें यहाँ वी पड़ा हुआ है, यहाँ इसका हेड है, और यहाँ दूसरा वेक्टर जो ए यानी ये डायगोनल वाला है जिसको मैंने ए का नाम दिया, इसकी यहाँ टेल है। जब आपने ऐड करना है इन दोनों को तो फिर क्या बनेगा आपके पास, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर होगा, ठीक है। क्या किया हमने, वेक्टर v लिखा, इसकी जहां है, इसका जहां हेड है वहां दूसरे वेक्टर की टेल है, वो आपने इसमें ऐड करना, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ए वेक्टर रखा हुआ है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वेक्टर होगा। जैसे हमारे पास हमने इसको और इसको ऐड किया था तो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर था। अब इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन रहा है, ये वेक्टर बन रहा है जो कि इक्वल्स टू यू है। अब आप देखें यहाँ हम क्योंकि इस डायगोनल वेक्टर की जो है वैल्यू देखना चाह रहे थे क्या बनती है, ये डायगोनल किसके इक्वल होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालें, आपको मिल जाएगा u माइनस वी, यानी कि जो इसका ये डायगोनल है, ठीक है, दो डायगोनल बनते हैं पैरेललोग्राम में, ये डायगोनल इसमें हमने दोनों वेक्टर को ऐड करना है u प्लस वी को, और जो ये सेकेंडरी डायगोनल आपको नजर आ रहा है इसमें हम क्या करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों को आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों वेक्टर्स को, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो पैरेललोग्राम को अप्लाई करते हैं। MCQ number 14. If R with a set of real numbers, then the Cartesian plane is defined as R square equals to, हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और ये किस तरह के पॉइंट हैं, ऑर्डर पेयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसी तरह आर स्क्वायर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, और इसी तरह एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स टू वाई। सबसे पहले तो आपके देखें जो कार्टियन प्लेन होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है आर से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आपने कार्टियन प्लेन डिफाइन करना है, यानी हम फिर बात करेंगे आर स्क्वायर की, ये इसमें होता है क्या, हम क्या करते हैं आर का आर के साथ कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं इस सेट में, जो सेट ऑफ पॉइंट्स हमें ये मिलेगा उसमें क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। कार्टियन जब आप प्रोडक्ट लेते हैं दो सेट्स का तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अच्छा अब आप यहाँ देखिए मैटर करता है कि आपने यहाँ दो कौन से सेट लिए हैं जिनका कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करें। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिए हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी एक रियल नंबर है और ये वाला भी एक रियल नंबर है, यानी आर स्क्वायर के जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास रियल नंबर होंगे, लिहाजा हमारे पास एक्स वाई हम लिख देंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। अब आप ये देखें अगर यहाँ ये सिंपली हमारे पास कार्टियन प्लेन डिफाइन हो गया, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें नहीं लगेगी, तमाम के तमाम जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका जब हम कार्टियन प्लेन में कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब अगर यहाँ गिवन ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन ए को देखें, यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको अगर आप गौर करें आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर ऐसे जो ऑर्डर पेयर होंगे -2 -3 नेगेटिव जिनके कोऑर्डिनेट्स हो दोनों, इस टाइप के तो आपको मिलेंगे ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपको इसमें इस सेट में नहीं मिलेंगे, ये तो इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। नेगेटिव आपको जिनमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है ना वो मिलेंगे, जिसमें कोई एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो ना वो मिलेंगे। इसमें आपको कौन से पॉइंट्स मिलेंगे जो नॉन नेगेटिव होंगे, जिसमें जिसमें ये वाला कोऑर्डिनेट भी नॉन नेगेटिव होगा, ये वाला नॉन नेगेटिव होगा, सिर्फ वही कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये कंप्लीट सेट आर स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर बात की जाए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हमें तमाम जो है वो जितने हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं कार्टियन प्लेन में वो सबके सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सेट कंप्लीट कार्टियन प्लेन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी इस कंडीशन की वजह से हमें तमाम जो है वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो तमाम पॉइंट्स जो है वो कार्टियन प्लेन के वो नहीं मिल रहे। अगर ऑप्शन डी की बात की जाए तो इसमें भी यही मसला है, इसके अंदर जो आपके पास पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे आपको, वो कैसे मिल रहे हैं, आपको सिर्फ इस टाइप के मिलेंगे। गिवन कंडीशन है कि x इक्वल्स टू y है, यानी y ऐसे ऑर्डर पेयर यहाँ पड़े होंगे जिसमें ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अब हर बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी तो आर स्क्वायर का ही एक एलिमेंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट सेम नहीं है,
तो इस टाइप के तो हमें एलिमेंट यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं, तो ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, जो कि कार्टियन प्लेन को डिफाइन करता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखें कि each vector xy in r square can be uniquely expressed as। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज देखें कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर यानी कि कार्टियन प्लेन की हम बात करते हैं, तो ये हमने डिफाइन किया है कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे यानी वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स आ गया, या आप इसको कह सकते हैं ये एक्स वाई, ये एक एक्स वाई मैंने लिया। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है आर स्क्वायर का। तो जो आर स्क्वायर के एलिमेंट है उनको वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये सिंपली पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका हर एलिमेंट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको अगर आप क्या करें, ये जो पॉइंट जिनको ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका अगर आप ओरिजिन से डायरेक्टेड डिस्टेंस ले लें, यानी ये वेक्टर बना ले, इसको पोजीशन वेक्टर के तौर पे ले लें इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट को जो यहाँ पड़े हुए हैं उस पॉइंट को अगर आप पोजीशन वेक्टर ले लें उसका, तो फिर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ओपी। ठीक है, ये सिंपली जो एलिमेंट है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पोजीशन वेक्टर लेते हैं इनका, फिर ये वेक्टर बन जाता है। ठीक है, और उस वेक्टर को किस तरह से फिर हम लिखते हैं? फिर हम एक्स वाई, हमने देखा था कि वेक्टर के लिए हम इस नोटेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब वही बात की गई है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर आर स्क्वायर में है, ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? हमने देखा था ये हमारे पास वेक्टर आ गया, और इसको हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से वेक्टर है, तो जो पहला कंपोनेंट है वो आई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और दूसरा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है। लिखने का तरीका क्या होगा? ये आई का कंपोनेंट होगा पहले वाला, और दूसरे वाला फिर आपके पास किसका कंपोनेंट होगा? जे का कंपोनेंट होगा। यानी लिखेंगे किसका? एक्स आई प्लस वाई जे, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, तो दोनों सेम बातें हैं। यहाँ हमें बताना था कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। आगे इसकी मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है, किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आपको पता है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसीजर हम देख चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या होता है? उसकी कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, होल स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड गिवन है वेक्टर यू की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, देन इट मस्ट बी ट्रू दैट। तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होती है वो कभी भी आपके पास ना ही, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होती है? हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर वो यही बात पूछ रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड 0 आ जाती है, तो फिर इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो मस्ट बी ट्रू होगी? तो आप देखिए कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और y को ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अगर जो x, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो सकती है, x अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 भी लिया जा सकता है, x ग्रेटर देन 0 भी लिया जा सकता है। इसी तरह y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का मतलब y 0 भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है। अगर मैं x को 1 ले लूं, ठीक है, और y को भी 1 ले लूं, तो आप चेक करें क्या इसका आंसर कभी भी 0 आएगा? 1 का स्क्वायर करें, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह आप यहाँ पे भी यही मसला है कि अगर आप कोई लेस देन 0 कोई भी वैल्यू ले लें, आप -1 ले लें x को, और इसी तरह y को 0 ही रखने चले, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस y यानी 0 का स्क्वायर वो आपके पास 0, यानी आपके पास 1 आंसर बनेगा, 0 नहीं बनेगा। इसी तरह सी ऑप्शन में भी नहीं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कब आपके पास यहाँ पे 0 आएगी? जब आपके पास ये दोनों वेक्टर क्या है, जो इनके कंपोनेंट है वो 0 है। और इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है तो वो फिर कब होती है? जब वेक्टर नल वेक्टर होता है। और नल वेक्टर को हमने डिस्कस किया था, नल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? जिसके जो कंपोनेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फिर एक्स भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो सिंपली आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, जब आपको नजर आ गया कि किसी भी कोई वेक्टर गिवन है उसकी मैग्नीट्यूड 0 है, तो मस्ट भी वो क्या होगा? नल वेक्टर होगा। और नल वेक्टर के केस में फिर तमाम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, कंपोनेंट वेक्टर के 0 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ number 18. The line joining the midpoints of any two sides of a triangle is always dashed to the third side. अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल, आप कोई सी भी ट्राइंगल ले सकते हैं, राइट एंगल ले लें, आइसोसेलेस ले लें, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल कौन सी होती है? जिसकी तमाम साइड्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, कोशिश की है इक्वल बनाने की। अच्छा, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ले ली।
स्टेटमेंट ये कहती है कि आपने लाइन लेनी है, कैसी लाइन जो ज्वाइन करे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी दो साइड ले लिया आपने, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली आपने लाइन बनानी है, ठीक है। ये आपने लाइन बना दी दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी जो कोई भी दो साइड्स आप लेके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, हमने ये दो साइड्स ले ली, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना ली। ये जो लाइन बनेगी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, ये थर्ड जो साइड होगी उसके पैरेलल होगी। आप देख सकते हैं ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, वो थर्ड साइड जो होगी उसके पैरेलल हुआ करेगी। एक और चीज यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसी लाइन जो होगी वो हमेशा जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ का हाफ होगी, ठीक है। अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ 1 होगी, हाफ होगी लेंथ इसकी थर्ड साइड से। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, a point P in space has dash coordinates 1, 2, 3 और infinitely many। जब भी हमने स्पेस में यानी 3 डायमेंशन की बात की जाएगी तो हमें पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। अगर आप प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ क्योंकि स्पेस का पूछा गया था, लिहाजा हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, किसी भी पॉइंट को जो है वो बयान करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। नेक्स्ट देखें, इन स्पेस द वेक्टर आई कैन बी रिटन एज। पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर आपकी बात होती है टू डायमेंशन में अगर हमने आई को रिप्रेजेंट करना है, आई ये हमारे पास आ गया वेक्टर, ठीक है। अगर हमने इसको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका कोफिशिएंट देखिए, आई का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर आप प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्लेन में आपको पता है एक आई होता है, ठीक है, कंपोनेंट आई का कंपोनेंट होता है और जे का भी होता है, ठीक है। ये ये हमने ले लिया एक वेक्टर प्लेन में, ये वाला कंपोनेंट आपके पास ये आई का कंपोनेंट और ये जे का कंपोनेंट है। ये तो बात होगी प्लेन की। अब आप देखिए अगर आप आई को प्लेन में देखना चाहते हैं तो प्लेन में क्या बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल आई नजर आ रहा है, आप यहाँ पे 0 जे लिख सकते हैं। जब आप प्लेन में बात कर रहे हैं तो फिर जे का कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, लिहाजा अगर आपने आई को प्लेन में देखना है तो जो इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, इस वेक्टर को आई का कंपोनेंट लिखने होते हैं आपने, ये 1 है कंपोनेंट, फिर आपने जे का कंपोनेंट लिखना, वो 0 है यहाँ पे। तो ये तो हो गया अगर आपने आई को प्लेन में देखना है तो वो वेक्टर किस तरह से होगा, वो 1 0। लेकिन अब हमें जो देखना है, हमें आई वेक्टर को स्पेस में देखना है। जब आप स्पेस में बात करते हैं तो वहां पे के कंपोनेंट की बात भी की जाती है, और अब आई यहाँ हमें सिंपली आई के बारे में बात करनी है तो यहाँ जे कंपोनेंट भी 0 है, यहाँ के कंपोनेंट भी 0 है। जब आप स्पेस में बात करेंगे तो आप के कंपोनेंट भी 0 रख लेंगे। अब आप इसको देखें, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आई का कंपोनेंट 1 ये आ गया, जे का कंपोनेंट 0 ये आ गया, के का कंपोनेंट 0 ये आ गया, यानी कि आई जो है वेक्टर किसके इक्वल हुआ 1 0 0, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए, पहले आई का कंपोनेंट फिर जे का और फिर के का। अगर आप ऑप्शन बी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आई 0 है, तो यहाँ हमें तो आई को ही बताना था, आई यहाँ पे 0 है। ये असल में रिप्रेजेंटेशन किसकी, ये जे की है। जे अगर आपने स्पेस में देखना है तो वह इक्वल होगा 0 1 0। क्यों, क्योंकि जे की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट भी 0 है और यहाँ पे के वाला 0 है। तो कंपोनेंट जब लिखेंगे आई का 0, जे का 1, के का 0। इसी तरह अगर आप के को स्पेस में देखना चाहते हैं तो जब आप के की बात करेंगे तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट 0 है और के वाला यहाँ पे सिर्फ मौजूद है। तो फिर यहाँ जब आपने इसको लिखना है तो आई का कंपोनेंट 0, वाई का कंपोनेंट 0, जे का 1, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमारा जो ये आपके पास जो ऑप्शन बी में मौजूद है, ये जे वेक्टर के बारे में, जे यूनिट वेक्टर को लिखा हुआ है। जो सी है ये के यूनिट वेक्टर को लिखा हुआ है, और यहाँ आपके पास जो ऑप्शन डी है ये आई को तो लिखा हुआ है लेकिन स्पेस में नहीं लिखा हुआ। यहाँ इन्होंने आई को ये जो लिखा है 1 0 ये प्लेन में लिखा है, ये मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन स्पेस द वेक्टर के कैन बी रिटन एज। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वेक्टर के को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो उसके पास स्पेस की बात की जा रही है तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और 3 कोऑर्डिनेट्स और के वाला कौन सा होगा, यहाँ पे जहाँ आई और जे 0 और के का कंपोनेंट मौजूद है। ऑप्शन डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बात स्पेस की है, जबकि यहाँ आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। ये तो प्लेन का कंपोनेंट प्लेन में वेक्टर है, स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22 है। वेक्टर गिवन है दो और हमें ये बताने हैं इन दोनों वेक्टर के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ये पैरेलल है।
क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या रेसिप्रोकल है, या नेगेटिव है। नेगेटिव सबसे पहले आप देखिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि हमने नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, आप इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नेगेटिव वेक्टर मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यू वेक्टर जो हमें गिवन है 2i प्लस 3j प्लस के, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव, आप ये आ जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से -2i, माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेक्टर यू था, जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो इसका नेगेटिव वेक्टर बनता है उसमें तो सिर्फ इसके साइन चेंज होने हैं, और जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोफिशिएंट भी चेंज है, तो ये वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर नहीं है, यू का जो वी वेक्टर है वो यू का नेगेटिव वेक्टर नहीं है। अब हम बाकी कंडीशंस के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, जो हमारे पास यू और वी वेक्टर गिवन है, वी वेक्टर हम लिखते हैं, यू को हम लिख चुके हैं, वी वेक्टर है हमारे पास -6i प्लस सॉरी -9j, यहाँ माइनस है, -9j -3k। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस वेक्टर में से मैं आप देख सकते हैं -3 कॉमन आ रहा है, -3 को आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास अंदर क्या बचेगा, 2i प्लस 3j प्लस के, ठीक है, -3 को कॉमन ले लिया, -3 एज इट इज। अब आप ये भी देख सकते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस के किसके इक्वल है, यू वेक्टर के इक्वल है, यानी जो वी वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल है यू वेक्टर का। ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो यानी कि यू और वी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, आगे जाके हम एक और कंडीशन भी पढ़ेंगे, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर उनका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होता है, उसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास दो वेक्टर पैरेलल हो तो कब होते हैं, जब आपके पास वो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो। यानी अगर एक वेक्टर यू था जैसे यहाँ गिवन था, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि ये वेक्टर पैरेलल है वी वेक्टर के, तो हम ले सकते हैं इस के टाइम वी वेक्टर, यानी कि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। यानी एक वेक्टर v था, उसको अगर आप k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k जो है वो नॉन जीरो है, तो आपके पास u वेक्टर आ जाएगा। दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। फिर जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। एक और तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक और कंडीशन, हम इसको इसी कंडीशन को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो उनके कोफिशिएंट्स की रेशो होती है वो सेम होती है, ठीक है। कोफिशिएंट की रेशो का मतलब क्या है कि जब आप इसका आई कंपोनेंट उठाएं उसकी इसके साथ रेशो ले लें, इसके आई कंपोनेंट के साथ, यानी हमने क्या करना है, 2 की रेशो लेंगे, इसके आई कंपोनेंट के साथ 2/-6 आ जाएगी। फिर इसका जे कंपोनेंट उठाएं, इसकी रेशो इसके जे कंपोनेंट से ले लें, -9 आ जाएगा। और इसी तरह जब इसका आपने के कंपोनेंट लेना है वो 1 आ जाएगा, और इसका के कंपोनेंट -3। तो इन तमाम कंपोनेंट्स की रेशो इक्वल आनी चाहिए, चेक करें इक्वल आ रही है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से कैंसिल करेंगे -1/3 मिला, यहाँ से कैंसिल करने पे भी -1/3, और यहाँ से भी -1/3 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स की रेशो इक्वल है। तब भी इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं। एक और बात कि ये जो हमने कहा है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके कंपोनेंट की रेशो इक्वल होगी, ये हमने कहाँ से बनाई है, ये असल में इसी डेफिनेशन से कंक्लूजन निकाला गया। जब दो वेक्टर हमने कहा क्या कब पैरेलल होंगे, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, के जो है वो नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होंगे। अब अगर मैं यू वेक्टर को ले लूं, ठीक है, u1 u2 u3 ले लेते हैं, और v वेक्टर को हम ले लेते हैं v1 v2 और v3 ले लेते हैं। अब आप ये देखें कि इस कंडीशन में इनको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, u वेक्टर आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा u1 u2 u3, ये वेक्टर आ गया u इक्वल्स टू k, और यहाँ भी वेक्टर लगा देंगे, आ गया v1 v2 और v3। इससे मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये वेक्टर एज इट इज u1 u2 u3, ये वेक्टर एज इट इज, इसके को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कि v1 तमाम कंपोनेंट के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
KV3। अब आपको पता है ये दो वेक्टर्स इक्वल आ गए। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होती है, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। और आप अगर इनको कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से देखना चाहें तो दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब उनके कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। यानी आई कंपोनेंट के इक्वल, जे कंपोनेंट के, और इसी तरह के कंपोनेंट के इक्वल। तो रखें जरा इसको, U1 किसके इक्वल आ जाएगा? KV1 के। इसी तरह U2 इक्वल आ जाएगा KV2 के, और इसी तरह U3 इक्वल आ जाएगा KV3। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ से जब आप K की वैल्यू फाइंड करेंगे ये इधर आ जाएगा, U1 ओवर V1, U1 ओवर V1। इसी तरह यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपके पास K की जो वैल्यू आएगी U2 ओवर V2, ये आई। और इसी तरह यहाँ से जो वैल्यू आएगी U3 ओवर V3, ये हमें K की वैल्यू मिल गई। अब आप ये देखिए, ये भी K की वैल्यू है, ये भी K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है। तो इसका मतलब ये तमाम आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सभी के सभी K के इक्वल है। तो अब आप इनको इक्वल रख सकते हैं। यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना इस कंडीशन से वो क्या बना? U1 ओवर V1 इक्वल्स टू U2 ओवर V2 इक्वल्स टू U3 ओवर V3। तो अब आप ये देख सकते हैं ये असल में हुआ क्या है। ये आप देखिए, ये कंपोनेंट की रेशो ही है ना। हमारे पास जो वेक्टर था उसी कंपोनेंट की रेशो इक्वल आ रही है। कब आ रही है? जब हमने उनको कहा है कि वो पैरेलल है, हमने कहा है कि वो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है। तो उसी से हमें ये कंडीशन मिल गई दो वेक्टर के लिए, जब वो पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट की रेशो इक्वल आती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 वेक्टर्स, MCQ number 23. The angle alpha, beta and gamma which are non-zero vector are makes with x-axis, y-axis and z-axis respectively are called direction cosines, direction ratios, direction angles और inclinations. सबसे पहले तो आप ये देखें, किसी भी वेक्टर को अगर हम प्लेन में लोकेट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक एंगल की जरूरत होती है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को स्पेस में लोकेट करना चाहते हैं तो हमें वहां पे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तीन एंगल्स की जरूरत होती है। वो एंगल जो वेक्टर आर जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होता है, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ बनाता है। अब जो वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम अल्फा से, जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है उसे बीटा से, और जो जी एक्सिस के साथ बनाता है उसे हम गैमा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन एंगल्स को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्शन एंगल्स। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? हमें डायरेक्शन एंगल अगर हमें पता है और इनके अगर मैं कोसाइन ले लूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो ये हमारे पास जो गिवन वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस का एक तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स का पता है आप उनकी कोसाइन ले लें, आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? हमें वेक्टर गिवन है, हम उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वेक्टर के। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? जो वेक्टर हमें गिवन है उस वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें आर वेक्टर के बारे में बात करें, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। इसके अलावा जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24 है, मेजर ऑफ डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर। ये जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है? 0 से पाई के दरमियान। 0 भी हो सकता है, पाई और इनके दरमियान, तमाम के लिए। अल्फा के लिए भी, बीटा के लिए भी यही रेंज है और गामा के लिए भी यही रेंज है। ये देखने के लिए कि ये रेंज यही क्यों है, मुश्किल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, स्पेस में एक वेक्टर को जो है वो ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ये वेक्टर कहीं पे भी आप लेके जो है वो इसे देख सकते हैं कि ये रेंज आपको 0 से पाई के दरमियान ही मिलेगी एंगल्स की। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास जी एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब आप एंगल देख सकते हैं y एक्सिस के साथ जो इस वेक्टर का एंगल बन रहा है 0 से पाई के दरमियान है। इसी तरह जो z एक्सिस के साथ बन रहा है वो भी 0 से पाई के दरमियान है। और इसी तरह जो आप यहाँ देख सकते हैं ये एंगल भी 0 से पाई के दरमियान ही है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्शन एंगल्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के, 0 से लेके पाई तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 25। If vector u equals to 3i minus j plus 2k, then 3 minus 1, 2 are called dash of u. Direction cosines, direction ratios,
डायरेक्शन एंगल्स एलिमेंट्स। डायरेक्शन एंगल तो हम यहीं से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 3 - 1 2 के बारे में पूछा और हम यहाँ से देख सकते हैं 3 - 1 2 इस वेक्टर के कंपोनेंट है, एंगल नहीं है ये, तो डायरेक्शन एंगल नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि जो किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ देखें 3 - 1 2 इस वेक्टर के कंपोनेंट है, इनके बारे में पूछा गया है। तो जो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपने याद रखना है, इंटरेस्टिंग भी है। If alpha, beta, gamma are direction angles of a vector, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to। सबसे पहले ये देखिए, पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, बता चुकी हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमने ये डिस्कस किया कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो किसी भी वेक्टर का जो किसी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, हमें ये पता है जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन था यू, आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे ले लेंगे, ठीक है। उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये हैट लगा के, ये यूनिट वेक्टर है। अब ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया, इसके जो कंपोनेंट होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये इक्वल होगा cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा के, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट आ गए, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, cos गामा के। अब आपको ये भी पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। अगर आप क्या करें, ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। यू वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि जो कंपोनेंट है उसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, cos अल्फा स्क्वायर प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस cos गामा स्क्वायर, और आप क्या करते हैं, होल स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इस साइड पे। तो यहाँ हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, इक्वल्स टू 1 है, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होल स्क्वायर रूट। अब होल स्क्वायर रूट को मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेके जो है वो खत्म कर देते हैं, यहाँ से दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है उनका स्क्वायर विद सम इक्वल्स टू क्या आता है, 1। तो ये क्यों आया है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस कंपोनेंट होते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। वहां से हमें पता चला कि जो 1 होने की वजह से, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से ये रिजल्ट मिला कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके आप सम करें तो वो आपके पास इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। इसे आपने याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर विद सम इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 27, which of triples can be direction angles of some vector, 45 डिग्री, 45 60 डिग्री, 30 45 60 डिग्री, 45 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑप्टिक्स। अब आप ये देखिए, हमें इनके बारे में चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स गिवन है अल्फा बीटा और गामा, ये डायरेक्शन एंगल्स कब बनेंगे, ठीक है, अगर हम इनके कोसाइंस लें वो डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे वेक्टर के। अगर हमारे पास एंगल्स गिवन है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं, तो आप इनके क्या करें, कोसाइंस फाइंड करें। कोसाइन फाइंड करने के बाद आप चेक करें क्या ये हमारे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं, और वो कैसे पता चलेगा कब ये डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे। इसके लिए अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा ये काम आएगा। अगर आप इनका स्क्वायर करके ऐड करें और इक्वल टू 1 आ जाए, इसका मतलब ये वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। और अगर ये डायरेक्शन के वेक्टर कोसाइंस है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस है वेक्टर के, तो ये जो एंगल है ये फिर डायरेक्शन एंगल होंगे उस वेक्टर के। लिहाजा अब आप देखिए, हमें एंगल्स गिवन है, हम इनके कोसाइन फाइंड करेंगे, ऐड करके उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और चेक करेंगे इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अगर इक्वल्स टू 1 आया है तो फिर ये वेक्टर्स जो है, ये जो एंगल है उस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अब आप देखिए, जो फर्स्ट वाला है इसको अगर मैं चेक करती हूँ कॉस, इसके ये जो हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमें एंगल्स गिवन है। चलें इस पे अप्लाई करें, cos अल्फा यानी कि 45 डिग्री, cos 45 डिग्री स्क्वायर प्लस फिर चेक करें cos, फिर आ गए 45 डिग्री का स्क्वायर, और फिर आपके पास आएगा cos 60 डिग्री
स्क्वायर। अब आप चेक करें क्या ये सम जो है इक्वल्स टू 1 है। cos 45 क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, और 60 डिग्री में कितना होता है 1/2। तो आप देखिए ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। 1/2 और प्लस 1/2 ये 1 हो गया, ये 1 प्लस 1/4 ये तो ग्रेटर देन 1 बनेगा, इक्वल्स टू 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हमारे डायरेक्शन एंगल्स हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं 30, 45 के लिए और 60 डिग्री के लिए। जी cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री स्क्वायर। अब आप देखिए 30 पे कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर प्लस 45 पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, 60 पे 1/2 1/2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3/2 का जब आपने स्क्वायर करना है ये क्या बनेगा 3/4 प्लस 1/2 और यहाँ से 1/4। 3/4 प्लस 1/4 ये आपके पास 1 बनेगा, 1 प्लस 1/2 ये भी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 नहीं आया तो ये भी डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी में 45 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए इसके लिए करते हैं। जी ये हमारे पास आ जाएगा cos 45 डिग्री का स्क्वायर, फिर आपके पास है cos 60 डिग्री स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री स्क्वायर। अब आप देखें ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये आ गया 1/2, 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 और वो 1/2 होता है। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी ये वाले जो एंगल्स हैं ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एंगल्स गिवन हो अगर आपके पास और आप चेक करना चाहते हैं क्या वो डायरेक्शन एंगल्स है या नहीं, आप उनके कोसाइंस फाइंड करके सम लें, इक्वल्स टू 1 आया तो डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 28। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर स्क्वायर रूट 3i माइनस स्क्वायर रूट 3j प्लस स्क्वायर रूट 3k। अब वेक्टर गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो हमें ये देखा था कि अगर आपके पास वेक्टर गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए आप क्या करें, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। उस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। चलिए हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन में। वेक्टर जो गिवन है हमें वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर यू से रिप्रेजेंट कर लूँ, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3i माइनस स्क्वायर रूट 3j प्लस स्क्वायर रूट 3k। ये वेक्टर है और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा। यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेक्टर आएगा। जी यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते फिर डिवाइड कर लेंगे। चले इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आएगी आपके पास वो क्या आएगी, देखें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करना हमने, वो आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस फिर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ये भी 3 आ जाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 9 हो गया, स्क्वायर रूट 9, और मैग्नीट्यूड क्योंकि पॉजिटिव होती है तो ये प्लस 3 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर क्या बना, इसको डिवाइड करें, कंपोनेंट को डिवाइड कर दें लेंथ से, स्क्वायर रूट 3i माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस के रूट थ्री बाय 3j, फिर हमारे पास है प्लस के रूट 3, इसको भी डिवाइड कर दिया लेंथ से तो ये के आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब आपने इसको कैंसिल करना है तो ये आपके पास क्या बना, ऊपर स्क्वायर रूट 3 है नीचे 3 है तो 3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, एक कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर में बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आई आ गया, माइनस इसी तरह यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3j प्लस यहाँ पे भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3k, ये बचा आपके पास। यानी हमारा जो अच्छा, अब हमने यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमने ये कहा था कि जो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है कि जो नंबर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है वो कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट देखें, आई कंपोनेंट क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ देखें पहले 3 ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जो डी ऑप्शन है इधर देखें, पहला कंपोनेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जी मौजूद है, दूसरा इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 3,
और जो के वाला कंपोनेंट है वो 1/√3 था, यहाँ से जो है वो इरेज हो गया, तो वो 1/√3 ऑप्शन डी में मौजूद है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। बहुत आसान हो गया कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, उसके कंपोनेंट हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस आर। अब इसको ना दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये। किस तरह से फाइंड करेंगे, ये देखें। एक तरीका तो यही हो गया कि वाई एक्सिस की हमें डायरेक्शन कोसाइंस देखने हैं, तो आप क्या करें, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करें, और हमें पता है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो जे यूनिट वेक्टर होता है, ऐसे ही है। अब इस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। इस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, जे वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं आई 0 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 यहाँ पे सॉरी जे के साथ 0 नहीं आएगा, प्लस अब यहाँ पे क्योंकि के तो मौजूद नहीं है तो 0 के ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप चेक करें इसके कंपोनेंट क्या बने इस यूनिट वेक्टर के। इस यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो 0 1 0 0 1 0। सो ये हमारे पास वाई एक्सिस की क्या डायरेक्शन को साइन होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करें, उनके कोसाइन ले लें, तो भी आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे वाई एक्सिस के। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा वाई सी, आपको y का के एंगल देखना पड़ेंगे। y एक्सिस जो है वो z के साथ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। आपको पता है y का जो y के साथ एंगल बनेगा वो तो 0 बनेगा। ठीक है, पहले x एक्सिस के साथ बात करते हैं। y जो है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ये y पे जो है वो z एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है और x एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि जो y का x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। y का जो y का y के साथ एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बनेगा, और y z एक्सिस भी y पे परपेंडिकुलर होता है, तो जो z एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। यानी हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा आ गई। अब हम इनसे भी डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर सकते हैं। कॉस अल्फा लेंगे यानी कि कॉस 90 डिग्री, हमारे पास एंगल आए हैं 90 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और गामा इक्वल्स टू हमारे पास आया है 90 डिग्री। अब आपने इसका कॉस अल्फा लें, यानी आपने जो इसके डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉस 90 डिग्री कॉस 0, इन सब एंगल्स के कोसाइन ले लिए हमने, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, कॉस 0 1, और इसी तरह कॉस 90 डिग्री यहाँ से भी 0 0 1 0, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, next MCQ number 30. Measure of the angle theta between two vector is always greater than 0, less than pi, greater equals to 0, less equals to pi by 2, greater equals to 0, less equals to pi obtuse. कोई भी दो वेक्टर्स अगर हमारे पास है तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये दो वेक्टर हमारे पास है इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल जो होगा वो आपके पास हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है और लेस इक्वल्स टू पाई होता है। अब ये देखें कि इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर जो है वो ठीक है इसी तरह सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और सेम साइड है उनकी, तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब आप देखेंगे जब दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक एंगल तो आपको यहाँ इंटीरियर साइड पे नजर आ रहा है और एक इनके दरमियान एंगल जो है वो एक्सटीरियर साइड से भी बन रहा है। तो हम कौन सा एंगल लेते हैं, जो इन दोनों में से शॉर्ट है, इंटीरियर साइड वाला। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो पाई से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पाई से बढ़ गया फिर तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है, लिहाजा हमारे पास जो दो वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है हमेशा, और लेस इक्वल्स टू पाई होता है। नेक्स्ट देखिए MCQ number 31. K dot K is equal to -1 0 1 -2. K यूनिट वेक्टर गिवन है और हमें क्या करना है, K के साथ ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या डेफिनेशन होती है, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन हो, हमें उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो डॉट प्रोडक्ट उनका इक्वल होता है A dot B equals to length of A into length of B cos theta, where theta is angle between vector A and B.
ठीक है, अब देखिए हमें जो वेक्टर गिवन है वो के यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे के डॉट क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ के यूनिट वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ के और कॉस थीटा। अब आप यहाँ देखिए जब वेक्टर सेम होता है तो थीटा उसके दरमियान क्या बनेगा, उन दोनों वेक्टर के दरमियान 0 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या है, के डॉट के इक्वल्स टू के यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। आपको पता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी, या हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से भी 1 आया, और cos 0 क्या होता है, वो भी 1 होता है, यानी k डॉट k का आंसर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। तो आप याद रख लीजिए जब आपने यूनिट वेक्टर को यहाँ पे सेम रखना है तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1। यानी आप i डॉट i फाइंड करेंगे 1 मिलेगा, j डॉट j फाइंड करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ये तो बात होगी जब हमने यूनिट वेक्टर सेम रख के जो है वो डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब अगर हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, उनका हम डॉट ले रहे हैं, तो किस तरह से बनेगा, यानी आप देख सकते हैं 32 में i डॉट j करना है। अब इसको किस तरह से फाइंड किया जाएगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे i यूनिट वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, j यूनिट वेक्टर y एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है वेक्टर। इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जब आप i डॉट j करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ i यूनिट वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ j यूनिट वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो आई यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गई, cos 90 का होता है 0, और ये मल्टीप्लाई हो गया, आपको क्या मिल गया 0। यानी आप क्या मतलब है इसका, जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर रखेंगे यहाँ पे आई के साथ जे को रखेंगे या आई के साथ के को रखेंगे आपको 0 मिलेगा, लेकिन अगर आप आई के साथ आई को ही रखते हैं यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर सेम रखते हैं तो उस केस में हमें 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जे डॉट के या के डॉट आई फाइंड करेंगे वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 है, और डॉट प्रोडक्ट में cos 90 जब हम cos 90 डिग्री यूज करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है if a and b, if vector a and b have same direction then their dot product equals to। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो कब उनकी डायरेक्शन सेम होती है, जब वो एक दूसरे के पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होते हैं। इन दैट केस हमारे पास जो उनके दरमियान एंगल बनता है वो क्या बनता है, वो 0 डिग्री बनता है, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब हम डॉट प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, जब आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा a डॉट b इक्वल्स टू लेंथ ऑफ a वेक्टर a इंटू लेंथ ऑफ b वेक्टर और cos 0 डिग्री। ठीक है, इंटू cos 0 डिग्री। अब आप देखिए लेंथ ऑफ ए वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल आप ए लिख दें, वेक्टर नहीं लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ही कंसीडर की जाएगी, और बी की मैग्नीट्यूड को भी हम सिंपल बी लिख सकते हैं। cos 0 क्या होता है 1, तो यानी आपके पास a डॉट बी जो होगा वो क्या होगा, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ वेक्टर a एंड b हैव ऑपोजिट डायरेक्शन देन a डॉट b इक्वल्स टू। जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की जाती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास a वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो b वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, ये हमारे पास अगर a वेक्टर है तो b वेक्टर फिर इस डायरेक्शन में होगा, और इसी तरह अगर आपके पास a वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो b वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हैं फिर इनके दौरान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल पाई बनेगा। ठीक है, अब जब हमें एंगल का पता चल गया तो आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। a डॉट b किसके इक्वल होगा, a डॉट b इक्वल होगा लेंथ ऑफ a इंटू लेंथ ऑफ b cos थीटा, थीटा हमारे पास पाई है तो यहाँ पे पाई आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम सिंपल a लिख सकते हैं, b की मैग्नीट्यूड को b लिख दिया, cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया माइनस ए बी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ए बी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन। जब हमारे पास सेम डायरेक्शन थी तो पॉजिटिव आया था ए बी, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और जब आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो आपके पास नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है फॉर अ वेक्टर ए डॉट ए इक्वल्स टू। जी, अब आप देखें ये किस तरह से होगा, वेक्टर क्योंकि सेम है, जब वेक्टर सेम होता है तो फिर एंगल क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ए का ए के साथ ही आपने एंगल देखना है तो वो तो 0 डिग्री होगा। अब आप क्या करें, डॉट प्रोडक्ट इस पे अप्लाई कर दें, ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमारे पास 90 डिग्री है, ए डॉट ए फाइंड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए डॉट लेंथ ऑफ
इंटू लेंथ ऑफ ए कॉस थीटा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री आ गया। अब आप देखिए लेंथ ऑफ ए, ये हमारे पास लेंथ ऑफ ए आ गया इंटू लेंथ ऑफ ए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ए डॉट ए फिर क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू। अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो आपको पता है उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वहां से हमें कंडीशन मिल जाएगी कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखें डॉट प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन अप्लाई की, लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी कॉस 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये सारा प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। यानी हमारी जो कंडीशन बनी ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कब आ रहा है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल्स टू 0 होगा। या अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आपके पास है तो इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0, या तो वेक्टर ए 0 है इसका मतलब, या फिर वेक्टर बी 0 है। और इसमें तीसरी कंडीशन फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, और अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 गिवन है तो इसमें फिर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। हो सकता है दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, या ये वेक्टर 0 हो, या फिर ये वेक्टर 0 हो, या फिर आपके पास क्या होगा, ये दोनों आपस में नॉन जीरो वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तब भी डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, ठीक है। अब याद रखिएगा जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 37 देखिए, वेक्टर गिवन है इफ 2i प्लस aj प्लस 5k एंड 3i प्लस j प्लस ak आर परपेंडिकुलर देन a इक्वल्स टू। अभी गिवन है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो इसमें a आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। लिहाजा हम इस कंडीशन को यूज करते हुए जो यहाँ पे हमारे पास a है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 रख लें क्योंकि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। 2i प्लस aj प्लस 5k डॉट जी, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप यहाँ करें क्या करेंगे, इस साइड पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड किया जाता है, कंपोनेंट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी i का जो कंपोनेंट है वो i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, प्लस उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, ये आपके पास 6 प्लस a आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, ये आपके पास 5a आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 6 प्लस a प्लस 5 है, 6 है, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। और हमें क्योंकि a की वैल्यू चाहिए, 6 को दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, 6 से इक्वल्स टू -6 आ गया। a की वैल्यू चाहिए, 6 से डिवाइड कर दे दोनों साइड पे, तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा आपको, -6/6, तो 6 से कैंसिल होकर a की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपके पास, -1। सो करेक्ट ऑप्शन इज -1। नेक्स्ट देखें, if vector v equals to 2 alpha I plus j minus k, vector v equals to I plus alpha j plus 4k are perpendicular then alpha equals to, सेम यही आपने करना है। क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है, क्या करेंगे क्योंकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट को इक्वल्स टू 0 रख के अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपने खुद करना है, ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट है। जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 39 है, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह से देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर 2i minus j plus 2k is perpendicular to the vector 3i minus j plus 2k is perpendicular to the vector 3i plus lambda j। आपने कंडीशंस को गौर से देखना है, हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की, और जो कंडीशंस हमें गिवन है वो क्या है, तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, और वो तीन वेक्टर किस तरह से हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। आपको पता है अभी हमने कंडीशन डिस्कस की, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसी तरह ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल है विच इज 0, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा,
यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया। जी, ये दोनों डॉट जो वेक्टर थे ये परपेंडिकुलर थे, इनका डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे, इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। दोनों की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्योंकि सेम है इसलिए इनके डॉट प्रोडक्ट को इक्वल रख लिया। अब इक्वल रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये डॉट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस और ये आपके पास 2 आ जाएगा, फिर प्लस 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 और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस माइनस 1 और यहाँ पे लैम्डा, माइनस 1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपको लैम्डा मिलेगा माइनस का। और यहाँ आप देखिए यहाँ पे के कोफिशिएंट है लेकिन यहाँ पे के नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 के पड़ा है, तो जब 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना वो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ इतना मिला, यहाँ पे काउंट करेंगे कितना बन गया आपके पास, ये हमारे पास बन गया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 इक्वल्स टू 9 माइनस लैम्डा। और हमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो इस लैम्डा को उठा के यहाँ ले। जी, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो जो के का कोफिशिएंट था यहाँ -1 था और यहाँ पे भी -1 था, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे +1 आएगा। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे, ये 11 हो गया, 9 माइनस लैम्डा इस साइड पे पड़ा हुआ है, हमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू 9 माइनस हो जाएगा 11, यहाँ पे आके 9 माइनस 11 और 9 माइनस 11 करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा -2, यानी जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई वो क्या आई -2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 40 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी 2p5, ये वेक्टर गिवन है, यानी कि अगर आप इसको दूसरी तरह लिखना चाहें, दूसरी रिप्रेजेंटेशन में 2i प्लस pj प्लस 5 के है, इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2 1p। हमें ये बताना है कि p की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो आसान सा तरीका इसका यही है, आप क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए इन वेक्टर्स को, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, वहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले अटेम्प्ट किया, इसे आप खुद करेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41। if u is a factor such that u dot I equals to 0, u dot j equals to 0, u dot k equals to 0, then u is called। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका i के साथ डॉट p 0 है, j के साथ p, k के साथ p, तो इसका मतलब वो नल वेक्टर है। क्यों? देखिए u डॉट i इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में। इसी तरह u डॉट j इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और इसी तरह u डॉट k इक्वल्स टू 0 का होने का मतलब है ये k पे भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा वेक्टर जो i j तीनों पे परपेंडिकुलर हो वो सिर्फ नल वेक्टर ही हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये नल वेक्टर होगा। एट द सेम टाइम तीनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर वेक्टर फिर कौन सा होता है, वो नल वेक्टर ही होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नल वेक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 42। if theta is the angle between two vectors a and b then cos theta equals to। जब आपको किसी भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए एंगल फाइंड करते हैं। इस तरह से हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो इक्वल होता है आपके पास लेंथ ऑफ ए वेक्टर ए इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल को डिस्कस करता है, जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्योंकि एंगल ही चाहिए तो आप एंगल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा को यही रखें, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास जो कॉस थीटा है वो क्या आ गया आपके पास a डॉट बी ओवर लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। अब हमें क्योंकि सिर्फ अगर अगर आपको यहाँ पे हमें कॉस थीटा की ही वैल्यू बतानी थी, अगर आप थीटा को भी देखना चाहते, थीटा किस तरह सिंपल, अगर आपको थीटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉस को यहाँ पे शिफ्ट करें, कॉस इनवर्स a डॉट बी हो जाएगा लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर बी, ये आ जाएगा आपके पास थीटा, अगर आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ कॉस थीटा को डिस्कस करना था, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आया, a डॉट बी, ठीक है, ओवर लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी। अब ये डायरेक्टली एज इट इज तो आपको यहाँ ऑप्शंस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम ऑप्शंस को जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। देखें किस तरह से करेंगे, यहाँ वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट सेपरेट ले लिया। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी वेक्टर ओवर बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रोडक्ट आ रहा था तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया।
अब आप देखिए ये क्या बन गया, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये ए यूनिट वेक्टर बन गया। इसी तरह वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये बी यूनिट वेक्टर बन गया। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, यह हमारे पास आ गया cos थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इस तरह आ जाए तो भी ठीक है, अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दैट केस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा फिर, ऑप्शन ए। क्रॉस नहीं हो सकते क्योंकि हम जब cos थीटा की cos थीटा हमारे पास कब आता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर्स का, तो ये तो फिर हो ही नहीं सकते। इसी तरह ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 43, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई प्लस जे एंड आई प्लस जे। अब आप देखिए एंगल फाइंड करना है, वेक्टर गिवन है, एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, यहाँ से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ अगर देखें जिस वेक्टर का, जिन दो वेक्टर का हमें एंगल फाइंड करना, वो दोनों वेक्टर सेम है, आई प्लस जे आई प्लस जे। जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं इन दैट केस जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या बनता है, जीरो बनता है उनके दरमियान। ठीक है, सेम वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपके पास जीरो बनेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं क्यों ऐसा होगा, समझना मुश्किल नहीं है। जब आपके पास वेक्टर सेम वही है, उसका उसी के साथ एंगल देखना 0 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं हमें वेक्टर सेम करना है, इसका मतलब आप ए को भी ए रखें और बी को भी ए ले लें, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ए डॉट ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए हमने डिस्कस किया था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है, नीचे भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बन रहा है, यानी कि आपके पास इक्वल्स टू 1। हमारे पास क्या आया, cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब थीटा को, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है, cos दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, cos इनवर्स 1 हो जाएगा। अब आपने बताना है 1 किस एंगल पे होता है, cos, और हमें पता है cos की जो 1 वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे होती है, यानी जो हमारे पास सेम वेक्टर के दौरान एंगल बना वो फिर क्या बना, 0। इस तरह से तो आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि वेक्टर सेम एंगल 0 बनेगा। MCQ number 45. The angle which the vector square root 3i plus j makes with x-axis is pi by 6, pi by 3, pi by 2, pi by 4. अब आप किस तरह से फाइंड करेंगे, वेक्टर गिवन है, इसका हमने एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना है। आप ये देखेंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कौन सा है, वो आई यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर आपके पास अगर दो हो तो उनके दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला हमारे पास था, वो आपके पास था कि आप cos थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब आप ये देखें कि हमारे पास वेक्टर ए जो है वो अगर हम इसे कंसीडर कर लें, ए वेक्टर इक्वल आ जाएगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3i प्लस जे, और जो हम बी वेक्टर ले रहे हैं हमें क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाना है तो उसकी डायरेक्शन में जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है, डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये आपके पास क्या आएगा, आपने कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ आपके पास जे कंपोनेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब जो जे होगा उसका कंपोनेंट यहाँ पे 0 होगा। तो ये आपके पास ए डॉट बी क्या बनेगा, ये आपके पास ए डॉट बी जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। जब आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपने करना क्या था, कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड होल स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो बना वो बना स्क्वायर रूट 4 और ए की मैग्नीट्यूड 2 आ गई। अगर आप बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड आपको 1 मिल जाएगी। ये तमाम वैल्यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। जब आप ये वैल्यूज में पुट करेंगे आपके पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 3 के, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ है वो 2 आई है और बी की मैग्नीट्यूड 1 थी तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आ गया। अब हमें क्योंकि थीटा चाहिए यानी एंगल कॉस को दूसरी साइड पे आप लेके जाएंगे, यहाँ के कॉस इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई 2। अब हमें पता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2 कॉस की किस एंगल पे वैल्यू होती है, ये हमारे पास 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 6। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 46 है। The vector u and v are parallel if angle between them is pi by 2, pi by 4, pi by 3.
अगर ऑप्शन ए की बात की जाए, अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो वो पैरेलल नहीं होते बल्कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो जो उनके दरमियान एंगल बनता है वो या 0 बनता है या वो 0 डिग्री होता है या वो पाई होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम हो दोनों वेक्टर की और पैरेलल हो तो उस सूरत में जो एंगल बनेगा उनके दरमियान वो 0 डिग्री होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी पैरेलल वेक्टर की तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो पाई होगा। ठीक है, अब अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखें तो 0 मौजूद नहीं है लेकिन पाई मौजूद है। अब वेक्टर पैरेलल है तो इनके दरमियान जो एंगल बनना था वो पाई बनना था या 0 बनना था। तो यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब फिर पाई जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज। ठीक है, प्रोजेक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ देखिए जब हमने डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लिया था, ठीक है, तो ये किसके इक्वल था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। उसके बाद आप देखें मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है स्केलर के तौर पे ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर वैल्यू होती है। इसको आप वेक्टर के बगैर लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ही कंसीडर होगी। इसको हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, ये आ गया। अब आप ये देखिए ये जो बी कॉस थीटा ये क्या है, ये जो वेक्टर बी है उसका कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में। यहाँ बी है तो ये बी का कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब अगर इस कंपोनेंट को हम फाइंड करना चाहे तो हम फाइंड कर सकते हैं बी कॉस थीटा, यानी कि बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है उसके इक्वल होगा। यहाँ आपके पास क्या पड़ा हुआ था ए डॉट बी, इस ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास जो वेक्टर बी है उसका वो कंपोनेंट आ गया जो ए की डायरेक्शन में। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम स्केलर प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, या आप इसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोजेक्शन है और हम इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके पास बी कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं हम ए की डायरेक्शन में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन होगी वेक्टर बी की ऑन ए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दें, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगी। पहले आप देखें जो हमने लिखा है ये स्केलर प्रोजेक्शन क्यों है, जब तक ये हमने डायरेक्शन नहीं बताई। स्केलर प्रोजेक्शन इस वजह से है, नीचे हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो स्केलर होती है और ऊपर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से स्केलर को जब डिवाइड करना है आपने स्केलर पे आपको स्केलर मिलेगा, इस वजह से ये स्केलर प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोजिशन भी स्पेसिफाई करते हैं इसकी तो वो आपके पास फिर ये क्या बन जाएगा, अब क्योंकि हमने डायरेक्शन भी बता दी, जब डायरेक्शन बता दी जाती है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शामिल हो जाती है तो फिर वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इस सूरत में ये फिर वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन हमें बी पे चाहिए, इसका मतलब यहाँ हमें ये जो हमने डिस्कस किया ये तो बी की प्रोजेक्शन थी ए पे। अगर हमें ए के लिए डिस्कस करना है ए की प्रोजेक्शन बी के अलोंग, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, आप देखिए बी डॉट ए ले लें, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड, वो मैंने बी लिखी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये जो ए कॉस थीटा है ये हमारे पास वेक्टर ए का कंपोनेंट है, कौन सा, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए ओवर बी। ये मेरे पास स्केलर प्रोजेक्शन आ गई, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो ये आपके पास ए डॉट बी या बी डॉट ए ये सेम होते हैं, आप बी डॉट ए इक्वल होता है ए डॉट बी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास बनेगा ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, याद रखने के लिए आप इस तरह रख सकते हैं कि अगर आपने दो वेक्टर के वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी के अलोंग लेनी है, जिसके अलोंग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ऊपर आपके पास ए डॉट बी ही रहेगा, चाहे आप ए की प्रोजेक्शन बी के अलोंग फाइंड करें या बी की प्रोजेक्शन ए के अलोंग फाइंड करें, दोनों सूरत में ऊपर ए डॉट बी रहेगा और नीचे आपने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है जिसके अलोंग आपको जो है वो प्रोजेक्शन चाहिए। इसमें हमें बी के अलोंग चाहिए थी ए की प्रोजेक्शन, इसलिए हमने बी से डिवाइड करना है, बी की मैग्नीट्यूड से। इसी तरह आप 48 में देख सकते हैं, 48 में हमें ये दो वेक्टर गिवन है, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी वेक्टर की ऑन ए, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ही रहेगा। अब प्रोजेक्शन आपको किस पे चाहिए, बी की ए पे चाहिए, तो आपने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन हमें फाइंड करनी है, वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर यू की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है अलोंग आई। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, अगर हम इस वेक्टर ये यू वेक्टर है, यू वेक्टर हमें गिवन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के।
जो दूसरा वेक्टर आई है इसको हम वी का नाम दे लेते हैं, वेक्टर वी, इसको हमने आई को वेक्टर वी का नाम दे दिया। अब हमने यू की जो प्रोजेक्शन है वो ऑन वी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो यू डॉट वी ही रहेगा, नीचे आपने जिसके अलोंग या जिस पे आपने प्रोजेक्शन लेनी है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। हमें यू की प्रोजेक्शन वी पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको वी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, वी वेक्टर आई के इक्वल है, यू डॉट वी निकालेंगे तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ए आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जे कंपोनेंट भी 0 है, जे का कोफिशिएंट भी 0 है, और यहाँ पे के का कोफिशिएंट भी 0 है, क्योंकि आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है जे और के, तो इस वजह से वो क्या होंगे, यहाँ पे उनके कोफिशिएंट 0 होंगे। डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो सिर्फ आपको कहाँ से वैल्यू मिलेगी, सिर्फ जब आपके पास आई का कंपोनेंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1, जब ये मल्टीप्लाई होगा, यानी यू डॉट वी का आंसर आपको सिर्फ ए मिलेगा। नीचे हमने क्या करना होता है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था, ये आई यूनिट वेक्टर और आई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, लिहाजा हमारे पास जो यू वेक्टर का प्रोजेक्शन आया आई के अलोंग वो क्या आया, ए आया। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर आप एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर हमारे पास होता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, तो अब यहाँ पे भी आप सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, तो इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 51, इन एनी ट्रायंगल ABC the law of cosine is a square plus equals to b square plus c square minus 2bc cos a equals to b cos c plus c cos b, a dot b equals to 0, a minus b equals to 0। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, लॉ ऑफ कोसाइन ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है और एक थर्ड साइड का आपको एंगल गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में हमें दो साइड बी और सी गिवन थी ट्राइंगल की, और आपको जो थर्ड साइड है एंगल उसका अगर गिवन है, तो आप लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हो, थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं इसको यूज करते हुए। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। यहाँ इसको देख के आपको पता चल रहा है कि आपको बी और सी साइड गिवन है जो है, और उसके बाद थर्ड साइड का जो एंगल है ए, यहाँ पे थर्ड साइड का एंगल उसको डिनोट कर रहा है, वो गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हुए थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ ए के लिए गिवन है कि आप ए साइड फाइंड करें। अगर आपको जो है यहाँ बी और सी साइड गिवन है, लेकिन अगर आपको ए और बी साइड गिवन हो, आप सी साइड भी फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह आएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर होना क्या चाहिए, आपको थर्ड साइड का एंगल गिवन होना चाहिए, उसको हम सी से उसको हम ले लेते हैं कैपिटल सी। ठीक है, ये कैपिटल सी है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है कॉस। ठीक है, और ये स्मॉल सी साइड को डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर आपको बी और सी साइड गिवन थी तो ए फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर आपको ए और सी साइड गिवन है तो आप बी फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और अब आपको जो एंगल गिवन होना चाहिए वो आपको टी साइड का एंगल गिवन होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू जो है वो अननोन साइड जो भी हमारे पास होगी ट्राइंगल की उसको फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है दो साइड, इसके अलावा जो बाकी दो साइड है वो गिवन हो, और जो अननोन साइड है उसका आपको एंगल गिवन हो। ठीक है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो ये हमारे पास लॉ ऑफ प्रोजेक्शन होता है, लॉ ऑफ साइन कोसाइन नहीं है ये। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास जो दो साइड गिवन है उन्हीं के अगर आपको एंगल गिवन है तो उनको यूज करते हुए आप थर्ड साइड जो अननोन है वो आप फाइंड कर सकते हैं। वो आपके पास क्या होता है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन होता है। MCQ number 53, an angle in a semicircle is right angle, obtuse angle, reflexive angle और 0 डिग्री। जो हमारे पास सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है हमेशा। ठीक है, इस तरह से होता है, देखिए ये एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर हमने ये ड्रॉ के लिए ट्राइंगल बन गई। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं लेना चाहते, आप इस पॉइंट को यहाँ इस तरफ मूव करें तो भी ये एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से इधर शिफ्ट करना चाहते हैं इस पॉइंट को, तो फिर आप देखेंगे इधर शिफ्ट करेंगे तो भी आपके पास ये एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा। इस एंगल ने चेंज नहीं होना, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। चाहे आप इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ कहीं ले आए तब भी आपके पास जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अगर आप इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं तो भी ये जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इसलिए जो सेमी सर्कल होता है उसमें जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, a cos b mod magnitude of a cos b equals ab sin theta, ab sin theta n, ab cos e, ab cos theta n वेक्टर। अब आप ये देखेंगे, इससे पहले हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना हमने देखा था, जहां हमने प्रोडक्ट जो था वो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू लिया था। अब हमारे पास अगर दो वेक्टर आ जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट दो तरह से हम ले सकते थे, जिसको एक जिसमें से एक हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट था। अब हम एक और टाइप की जो है वो मल्टीप्लीकेशन वेक्टर की देखते हैं, वो कौन सी है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जब जो इसका रिजल्टेंट होगा इस मल्टीप्लीकेशन का वो एक वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिजल्टेंट होता था वो एक स्केलर होता था, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इसमें वेक्टर मिलने की वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते थे, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो हम जो वेक्टर बी था उसका वो कंपोनेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करते थे जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता था। अब अगर हम ये कहें कि हम वो कंपोनेंट बी का नहीं लेना चाहते जो ए की डायरेक्शन में है, बल्कि हम वो लेना चाहते हैं जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बी वेक्टर का, तो फिर उस सूरत में हमारे पास आपको पता है कि जो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी आपके पास वेक्टर ए की और उस कंपोनेंट की, तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इस वजह से यहाँ से हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो एक क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। अब जो हमारे पास एंगल बनेगा वो साइन थीटा। क्यों साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ जो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है बी का, हम ये वो कंपोनेंट ले रहे हैं बी का जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपके पास ये डायरेक्ट जो कंपोनेंट है वो बी साइन थीटा बनेगा बी वेक्टर का जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी क्योंकि कोई ना कोई डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन यहाँ पे एन वेक्टर आ गई। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिखा होता है, आपके पास एक क्रॉस बी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए के साथ सिंपल, यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं डालना, ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, बी को बी की मैग्नीट्यूड को बी लिख दिया साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास एक क्रॉस बी इसके इक्वल होता है। अब हमें जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है इसकी। जब आप इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड अप्लाई हो जाएगी। ए बी ये तो रियल नंबर है, इनकी मैग्नीट्यूड आपके पास ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद जब एन यूनिट वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यानी जो रिजल्ट मिला वो ए बी साइन थीटा मिला, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। Example number 55. If vector A and B are two non-zero vectors, then angle between A and A cross B is always 0, 30 degree, 90 degree और 60 degree. जो हमारे पास अगर दो वेक्टर हो A और B, नॉन जीरो वेक्टर हो, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करता है, ठीक है। इसका मतलब जो A क्रॉस B है उसका एंगल A के साथ भी और B के साथ जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है a vector perpendicular to the plane containing both 2i minus j plus k and 4i plus 2j plus 8k is। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा वेक्टर जो दो नॉन जीरो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो वो कौन सा होता है, दो नॉन जीरो वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर हो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो नॉन जीरो वेक्टर का वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है विच कंटेन्स बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये जो वेक्टर है, अगर हम ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो इनको कंटेन करने वाले ऐसा वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन सा होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लिहाजा हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अगर इस वेक्टर को ए वेक्टर का और इसे बी वेक्टर का नाम दे दिया जाए तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा आपके पास, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, जब दो वेक्टर का क्रॉस फाइंड करते हैं तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट लिखेंगे, पहले वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। जो वेक्टर ए है उसके कोफिशिएंट हमारे पास 2 -1 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, आपके पास 4 आ गया, 2 आ गया और आपके पास यहाँ पे 8 आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आप आई के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, डिटर्मिनेंट आ जाएगा इनका, ये डिटर्मिनेंट आएगा -8 -2, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ये रो कॉलम जाएगी और ये रो डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 4 8 का,
को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर k की बारी, और k की जब आप करेंगे ये कॉलम चला जाएगा, ये रो, इनका डिटर्मिनेंट आएगा 2 -1 4 2 का, वो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक ये वाला और एक फॉर्मूले वाला प्लस 4 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से जो आई का कोफिशिएंट बनेगा वो -10 बनेगा, और इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी में ही आई का कोफिशिएंट जो है वो -10 है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। -10 आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ पे 16 -4 था, 16 -4 करेंगे 12, और ये माइनस क्या हो जाएगा -12 जी, -12 है। 8 का कंपोनेंट यहाँ पे क्या बनेगा, कोफिशिएंट जो होगा वो 8 का, के का 4 + 4 8 होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी ये ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करने वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जे क्रॉस के। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, देखें जे क्रॉस के क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वेक्टर जे की मैग्नीट्यूड इनटू के वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आप देखें जे क्योंकि यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, के वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, अब साइन आ जाएगा, थीटा क्या आएगा, जे और के क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री आएगा, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, जे क्रॉस के की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, जे क्रॉस के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन पे जो जे और के दोनों को कंटेन करे, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर इन दोनों के प्लेन पे होगा वो कौन सा होगा, आई यूनिट वेक्टर होगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला 1, तो ये साइन 90 डिग्री ये भी 1 हो गया, आई एज इट इज, यानी जे क्रॉस के किया तो हमें आई यूनिट वेक्टर मिला। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आई। इसे आप याद रख लें, अगर आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास 0 बनता है, क्यों, क्योंकि वो सेम वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो एंगल तो 0 बनेगा और साइन 0 0 होता है, और ये सारा प्रोडक्ट फिर 0 हो जाता है। लिहाजा आप याद रख लें, जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का लेना है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आई जे के का साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आप देखें किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, आई जे के, अगर हम इनको साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट लें इनका, आई को जे से करेंगे के आएगा, के को आई से करेंगे जे आएगा, आई को जे से करेंगे के आएगा, इस तरह से है। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, यानी आप आई को जे से करने के बजाय जे को आई से करेंगे तो माइनस के आएगा, और इसी तरह के को जे से करेंगे तो माइनस आई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 58, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन प्लेन ओनली, इन स्पेस ओनली, एवरीवेयर इन वेक्टर फील्ड। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम स्पेस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स 2i एंड k इज i 2j - 2j k। अब हमें जो फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है जो 2i पे भी परपेंडिकुलर हो और k पे भी परपेंडिकुलर हो। अगर ऑप्शंस को देखें, आई का जब आप परपेंडिकुलर चेक करना चाह रहे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जब आप 2i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे कभी भी आपके पास 0 नहीं आएगा, ये तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऐसा वेक्टर बताना जो एट द सेम टाइम 2i और k दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये i पर परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह जो j है, j और जो 2j है इसको हम चेक करते हैं, 2i का डॉट ले लें 2j के साथ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, i डॉट j आ जाएगा, और i डॉट j आपको पता है i और j क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब i के 2i के साथ हमने चेक कर लिया, अब 2j को k के साथ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, k के साथ हम 2j को चेक कर लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, ये आपके पास k डॉट j आ जाएगा। अब k और j ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, 2 × 0 यानी आपके पास k डॉट 2j 0 आ गया। इसका मतलब 2j 2i पे भी परपेंडिकुलर है और k पे भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर -2j की बात की जाए उसमें क्या होगा, उसमें भी देख लेते हैं। जब आपने -2j लेना है जी, -2j की जब बात करेंगे 2i डॉट -2j, तो ये आपके पास आएगा -4 i डॉट j, i डॉट j क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर 0 मिल रहा है। अब इसको k के साथ भी चेक कर लें, तो ये आपके पास आएगा k डॉट -2j -2 k डॉट j, k डॉट j परपेंडिकुलर होने की वजह से 0, यहाँ से भी आंसर आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये आंसर भी करेक्ट है। ऑप्शन k नहीं हो सकता क्योंकि k फिर k के साथ तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, के साथ डॉट 0 नहीं आएगा, वो तो आपके पास 1 आ जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। समटाइम जो है पेपर में दो ऑप्शन भी करेक्ट आ जाते हैं, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 60 है, इफ एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ऐसा यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जो ए और बी दोनों को कंटेन कर रहा है, तो वो कौन सा होगा। इससे भी हमने डिस्कस किया कि ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर ए और बी
को कंटेन करने वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर हो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात की गई थी, हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट को का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा जो ए और बी दोनों को कंटेन करता है। अब हमें सिर्फ वेक्टर नहीं बल्कि यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसकी मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ गया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉन जीरो वेक्टर a and b are parallel if a cross b equals to। पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आप ये देखें a क्रॉस b हमें बताना कि किसके इक्वल होगा अगर वेक्टर पैरेलल है। a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर a इनटू लेंथ ऑफ वेक्टर b साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b और n यूनिट वेक्टर। अब आप देखें जब वेक्टर पैरेलल होते हैं, हमने इसको डिस्कस किया था, जब वेक्टर पैरेलल होंगे उनके दरमियान डायरेक्शन जो एंगल होगा वो या जीरो होगा या आपके पास क्या होगा पाई। जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल जीरो बनाते हैं और जब उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो उनके दरमियान एंगल पाई होता है। अब आप देखिए दोनों केसेस में जब थीटा अगर जीरो भी लेंगे तो भी साइन है जीरो हो जाना है, आप थीटा को पाई लेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। ये दोनों केसेस में पैरेलल वेक्टर के लिए जीरो हो जाएगा, तो ये सारा प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो आएगा। इसका मतलब जब पैरेलल वेक्टर होंगे तो a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है if u and v be any two vectors along the adjacent sides of the parallelogram, then area of the parallelogram is u cross v, u cross v magnitude 1 by 2 magnitude of u cross v 1 by 2 into u cross v। तो अब ये देखें जब हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है, पैरेललोग्राम का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, क्वार्टिट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, ये u वेक्टर ले लेते हैं और इसे हम v वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बेस लेते हैं। बेस देखें यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। ठीक है, और जो इसका अल्टीट्यूड बनेगा यहाँ से अल्टीट्यूड ये ड्रा करें तो ये आपके पास ये क्या है, ये वेक्टर v था, इसको रिजॉल्व कर लीजिए। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया। ये कंपोनेंट इसका v sin थीटा होगा और यहाँ पे v cos थीटा होगा। अब आप देखिए हमें क्योंकि इस कंपोनेंट की जरूरत है, और ये कंपोनेंट कौन सा है, ये v का वो कंपोनेंट है जो u वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा वो बेस इंटू अल्टीट्यूड होता है। अल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, v sin थीटा। ठीक है, अब u की जो मैग्नीट्यूड है इसको सिंपल आप u भी लिखते हैं तो भी ये मैग्नीट्यूड कंसीडर की जाएगी जब आप इस पे वेक्टर नहीं डाल रहे। तो u v sin थीटा ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं असल में ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड है। क्यों, u क्रॉस v किसके इक्वल होता है, देखें u क्रॉस v, u क्रॉस v इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v sin थीटा एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ u क्रॉस v, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड u की u आ जाएगी, v की v और sin थीटा की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वो आपके पास साइन थीटा आ गया। एन यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो u क्रॉस भी आपके पास क्या है, u भी साइन थीटा, जो यहाँ हमारे पास इस वक्त एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल होता है, u क्रॉस भी मैग्नीट्यूड के। अब ये देखिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया था, अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होता तो फिर क्या होता है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होता है, तो वो फिर क्या होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। 63 में देखें यही हमें काम करना है। इफ u and v be any two vectors along the adjacent sides of the triangle, then area of the triangle is। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर u और v adjacent साइड होंगी किसी भी ट्राइंगल की तो जो उसका एरिया होगा वो कितना होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस v। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 65, the scalar triple product of a b and c is denoted by। अगर हमारे पास तीन वेक्टर हो तो इनका प्रोडक्ट हम
इससे पहले हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट देखा था, तो दो तरह से हम डिफाइन कर रहे थे, या हम उनका डॉट लेके प्रोडक्ट ले रहे थे या हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे। अब अगर वेक्टर तीन वेक्टर हमारे पास आ जाए तो फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से लिया जा सकता है। एक तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होता है, ठीक है। और एक हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, अगर आपके पास तीन वेक्टर है, आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा। तीन वेक्टर है हमारे पास p क्रॉस, ये हमने इनका क्या ले लिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक आपको डॉट रखना पड़ता है और एक आपको क्रॉस रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को डॉट रख लें, ठीक है, दोनों क्रॉस रखे जा सकते हैं, वो हम पढ़े देखेंगे उसको भी। वो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक आपको डॉट रखना है, एक आपको क्रॉस रखना है। ये डॉट और क्रॉस जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है, उसमें मसला नहीं बनता। लेकिन अब यहाँ देखिए ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है इसमें दोनों के दोनों डॉट है, तो ये तो मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, देखिए जब आपने बी डॉट सी करना आपको एक स्केलर मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। यहाँ स्केलर मिलेगा, यहाँ वेक्टर पड़ा हुआ है। अब वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट हो सकता है, स्केलर के साथ नहीं हो सकता, ये मीनिंगलेस हो गया। अगर आप ऑप्शन बी की बात करें, ए डॉट बी क्रॉस, ये ठीक है क्योंकि इसमें एक क्रॉस है एक डॉट है, तो आप ये एप्लीकेबल है। क्यों, देखिए बी क्रॉस सी से हमें एक वेक्टर मिलना है और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट लिया जा सकता है, फिर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आ गया। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और इसी तरह डी ऑप्शन भी जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें तीन वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नोटेशन फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अगर आपके पास तीन वेक्टर है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो डॉट और क्रॉस होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी डॉट की जगह क्रॉस लगा दें, क्रॉस की जगह डॉट लगा दें, तो भी हमारे लिए जो है वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही रहता है वो, तो ये भी करेक्ट है आपके पास। ऑप्शन सी की बात करें तो ये भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का एक तरीका है। आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में इस तरह से तीनों वेक्टर्स को लिख देते हैं, तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही डिनोट करता है। यानी अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, ठीक है, एक ही बात है। तो ये भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी सारे के सारे करेक्ट हैं, तो फिर ऑल ऑफ दिस। If the scalar triple product of three vectors is zero, then the vectors are collinear, coplanar, non-coplanar और non-collinear। अगर हमारे पास वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो तीन वेक्टर, अगर हमारे पास उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो कब होता है, जब वो कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। जब वो कोप्लेनर होते हैं तब उस केस में जो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोप्लेनर। यानी वो तीनों की तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, तो जो उनका क्रॉस जो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए 68, हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टी1 है 2k 6 और आई वेक्टर का, फाइंड करेंगे किसके इक्वल है, 2k जे और आई वेक्टर गिवन है, इनका हमें फाइंड करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2k डॉट जे क्रॉस आई। अब 2k आई क्रॉस जे तो क्या होता है, तो जे क्रॉस आई क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ डॉट है, ठीक है, डॉट लेना है। अब ये -2 और यहाँ क्या बचा, के डॉट के, और हमने ये देखा था जब यूनिट वेक्टर सेम होता है उसका आप डॉट लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, के डॉट के इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ क्या पड़ा हुआ है, -2, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, -2। नेक्स्ट देखें 69, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी, ठीक है, ये पास पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है ए बी बी, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो सेम हो रहा है। यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है। वजह क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए फाइंड करते हैं। हम कोफिशिएंट लिखते हैं, यानी फर्स्ट रो में आपने पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, दूसरी रो में आपने दूसरे वेक्टर के लिखे और थर्ड रो में आपने तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट लिखे। आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, जब कोई सी दो रो या आपके पास कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो वो जीरो हो जाता है। तो इस वजह से जब भी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होंगे वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। सो हमारे पास क्योंकि दो वेक्टर सेम आ गए तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, ए डॉट इसको लिखेंगे क्या, बी क्रॉस टी। हमने देखा था जब आप सेम वेक्टर का क्रॉस लेते हैं तो वो क्या होता है, जीरो, यानी ए डॉट जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर होता है, तो ये नल वेक्टर आएगा यहाँ पे। जब आप इसके साथ इसका डॉट लेंगे ये आपके पास जीरो आ जाएगा। अब ये स्केलर है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट 70 देखें, आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल्स टू, ये भी पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखें ये क्या बनेगा, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, आई जे के। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जे क्रॉस के करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई। तो ये क्या बन गया, आई डॉट आई। और आई का आई के साथ जब यूनिट जब हम डॉट लेते हैं तो वो क्या होता है, वन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 71। वेक्टर्स गिवन है, इनका हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास इन वेक्टर गिवन है, उनका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे। फर्स्ट रो में आप पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख दें, आपके पास देखें 3 है, जे कंपोनेंट इसका यहाँ पे, जे का जो कोफिशिएंट है वो 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आ गया के का कोफिशिएंट। इसी तरह बाकी आप वी वेक्टर के लिखेंगे तो आपके पास आई वाला कंपोनेंट 0 है, तो जे का 2 है, के का 1 है, और थर्ड में हमारे पास आई वाला इसमें भी 0 है, -1 आ गया, और फिर 4। अब आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लें, 3 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 और एक फॉर्मूले वाला माइनस और माइनस के मिलकर +1 हो जाएगा। फिर -0, ये आपके पास 0 है तो ये सारे ही 0 हो जानी क्वांटिटी। फिर +2 आएगा इंटू, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा सारा। फिर जब आपने 2 के लिए एक्सपेंड करना है तो आपको पता है ये कॉलम जाएगा और ये रो चला जाएगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से वो 0 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी ये भी सारा 0। आपको वैल्यू सिर्फ यहाँ से मिलनी है, 3 इंटू 8 + 1 ये 9, 3 इंटू 9 27, 27 विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे 27 अगर हम ऑप्शन में ए में कर लें तो ये फिर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज, जो अल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, वो कंकरेंट होते हैं, यानी सेम पॉइंट से पास करते हैं। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, अल्टीट्यूड ड्रा करें, ये आपके पास साइड आ गई ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें। ने क्या किया है, साइड्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रा करें। अल्टीट्यूड आपने ड्रा करना है, यानी एंगल 90 बनना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, ठीक है। एंगल आपके पास 90 बनना चाहिए अल्टीट्यूड में, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए, यहाँ से हमने अल्टीट्यूड ड्रा किया और इसी तरह हमने यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रा किया। तो तमाम जितने भी अल्टीट्यूड हैं इस ट्राइंगल के वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। इसका मतलब जितने भी अल्टीट्यूड होते हैं किसी भी ट्राइंगल के वो कंकरेंट होते हैं, यानी सेम पॉइंट से पास करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कंकरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर इफ इट्स कॉन्टिन्यूअस एजेस आर 3 -4 5। ये हमें वेक्टर की सूरत में जो है वो उसके एजेस बताए गए हैं। हमें क्या करना है, एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। पैरेलल पेपर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपके पास इसके एजेस यू पी डब्ल्यू हो तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है पैरेलल पेपर का वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये आपने फाइंड करना, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी आती है और हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी फाइंड करना आता है, तो आप इसको कीजिएगा, ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट है। सबसे पहले आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें, वहां से जो वैल्यू मिलेगी जो आपके पास, उसका आप क्या करेंगे, उसकी आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो वो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा पैरेलल पेपर का। नेक्स्ट हमारे पास है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वी यू वी एंड डब्ल्यू इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है। अगर आप सिंपल मैग्नीट्यूड लेते हैं यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, उसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास पैरेलल पेपर का वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को 1/6 टाइम करते हैं तो फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला बनता है वो टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम का बनता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी इज डिनोटेड बाय।
तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें आपके पास तीनों के तीनों यहाँ पे भी क्रॉस लगता है और यहाँ पे भी क्रॉस, तो यही हमारे पास जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करने का तरीका है। ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 76 आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू, पहले हम आई क्रॉस के फाइंड कर लेते हैं। आई क्रॉस के करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आई जे के, जब आप के आई करते हैं आपको जे मिलता है, आई के करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, तो यहाँ हमें आई के करना है, यानी आपको माइनस जे मिला, माइनस जे क्रॉस जे, ठीक है। अब आप देखिए ये जे क्रॉस जे आ गया, जब सेम वेक्टर का आप क्रॉस लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जीरो आ जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे नल वेक्टर लिखना चाहिए था, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर होता है, तो यहाँ जीरो के बजाय नल वेक्टर आएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक ऐसे आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशो 2:1, 5:2, 2:3, 1:1। सबसे पहले आप देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, पास एक ट्राइंगल आ गई, हमने मीडियन की बात करनी है, ठीक है। तमाम साइड का आप मीडियन देखें, बी सी, जो ये वाली साइड है इसका मिड पॉइंट पे होगा, ये वाला, ठीक है। इस साइड का जो मीडियन होगा वो आपके पास क्या होगा, ये मिड पॉइंट, ठीक है। इससे ज्वाइन कर दें। इसी तरह जो इस साइड का मीडियन, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। जी, ये हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे यहाँ से गुजर रहे हैं, ये तमाम मीडियन सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो सेंट्रॉइड है इसने तमाम मीडियंस को 2:1 या 1:2 आप यानी उसमें डिवाइड कर दिया। किस तरह, अगर आप इसकी बात करेंगे, यहाँ देखिए ये लेंथ जो है वो 2 है, मतलब 2 टाइम्स है इस लेंथ का, तो ये 2:1 में होगी। इसी तरह ये जो मीडियन है इसकी ये जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये 2 टाइम्स है इस लेंथ का, और इसी तरह ये जो लेंथ है ये 2 टाइम है इस लेंथ का, यानी सेंट्रॉइड ने क्या किया है, तमाम मीडियंस को 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 78, movement of a force F about a point with position vector R will be equal to। अब मूवमेंट क्या होता है, किसी भी फोर्स का मूवमेंट क्या होता है, जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो या उसको ट्रांसलेट करती है या उसको रोटेट करती है। अगर रोटेट करती है तो जो रोटेट करने का इफेक्ट होता है उसे हम मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, और किसके इक्वल होता है, वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल्स टू। अच्छा, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट की जो है वो एक एप्लीकेशन हम इसे कह सकते हैं, और जो हमारे पास वर्क डन होता है ये डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। वर्क डन में हम क्या करते हैं, जो फोर्स होती है उसका वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, और उसका डॉट लेते हैं डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया होता है फोर्स के अप्लाई करने पे, ठीक है। यानी आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन का वो एफ डॉट डी बनेगा, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।